हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 14 की दूसरी हेडिंग ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो आइए ग्लाइकोलिसिस समझा जाए ध्यान से। क्या होता है ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ग्लाइकोस अर्थात शर्करा एवं लाइसिस अर्थात टूटना से हुआ है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस शब्द जो है वह इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द ग्लाइकोस और लाइसिस से हुआ है। ग्लाइकोस का मतलब शर्करा होता है और लाइसिस का अर्थ है यहाँ पर टूटने से। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है शर्करा का टूटना। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया गुस्ताव इवेंडेन, ऑटो मेयरहॉफ तथा जे पारानास द्वारा दिया गया तथा इसे सामान्यतः ईएमपी पाथ कहते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया थी वह गुस्ताव इवेंडेन, ऑटो मेयरहॉफ तथा जे पारानास के द्वारा दिया गया था और इसे सामान्यतः ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। ईएमपी पाथ कहते हैं। ठीक है, अनाक्सी जीवों में, ठीक है, सांस की केवल यही प्रक्रिया है। जो अनाक्सी जीव हैं, जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं, उनमें सांस की केवल यही प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलिसिस ही होती है। अनाक्सी जीवों में सांस की केवल यही प्रक्रिया है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है और यह सभी सजीवों में मिलता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलिसिस जो है वह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है और यह सभी सजीवों में मिलता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द ग्लाइकोस अर्थात शर्करा एवं लाइसिस अर्थात टूटना से हुआ है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है गुस्ताव इवेंडेन, ऑटो मेयरहॉफ तथा जे पारानास द्वारा दिया गया तथा इसे सामान्यतः ईएमपी पाथ कहते हैं। अनाक्सी जीवों में सांस की केवल यही प्रक्रिया है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है और यह सभी सजीवों में मिलता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पायरूबिक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में क्या होता है? तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज जो है उसका आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिससे ग्लूकोज किस में बदल जाता है? पायरूबिक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होने से यह पायरूबिक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है। पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है। ठीक है, पौधों में यह ग्लूकोज जो है वह किससे प्राप्त होता है? सुक्रोज से, जो कि प्रकाश संश्लेषित कार्बन अभिक्रियाओं का अंतिम उत्पाद है या संचयित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। ठीक है, तो पौधों में ग्लूकोज जो है वह सुक्रोज से प्राप्त होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषित कार्बन अभिक्रियाओं का अंतिम उत्पाद है या फिर संचित कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज प्राप्त होता है। सुक्रोज इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से, सुक्रोज जो है वह इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जो सुक्रोज है वह इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों मोनोसेकेराइड्स सरलता से ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो सुक्रोज जो है वह इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों मोनोसेकेराइड जो हैं वे सरलता से ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज आगे देखते हैं। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा
ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा फास्फरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वह हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा फास्फरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। ग्लूकोज का फास्फरीकृत रूप जो है वह समावयीकरण द्वारा, ग्लूकोज का यह जो फास्फरीकृत रूप जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट, यह समावीकरण द्वारा, ठीक है, आइसोमरिज्म द्वारा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वह हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा फास्फरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है और यह ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है फास्फीकृत रूप जो है यह समायवीकरण द्वारा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज के उपापचय के बाद के क्रम एक समान होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज के उपापचय के बाद के क्रम जो हैं वे एक समान होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरण चित्र 14.1 में दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस के कौन कौन से चरण हैं यह चित्र 14.1 में दर्शाए गए हैं। तो आप देखें चित्र 14.1 ग्लाइकोलिसिस के चरण। तो ध्यान से समझें, ग्लाइकोलिसिस के चरण में आप ध्यान दें तो आप देखें कि ग्लूकोज जो है यह आपका ग्लूकोज है जो 6 कार्बन का है। ग्लूकोज जो है वो कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का बना हुआ ग्लूकोज है। ठीक है, या फिर फ्रक्टोज यह हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा फास्फरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। ठीक है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा फास्फरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाते हैं। और यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेट में जब बदलता है तो ऊर्जा की जरूरत होती है जो कि एटीपी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो एटीपी ने ऊर्जा को देकर एडीपी में बदल गई है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल गया है। अब यह ग्लूकोज 6 फास्फेट का समायवीकरण होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट का समायवीकरण होगा, आइसोमरिजन होगा इसका, यह अब बदल जाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ठीक है, तो इसका आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है समावीकरण द्वारा आइसोमरिज्म के द्वारा ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है चाहे वह ग्लूकोज हो फ्रक्टोज हो, उपापचय के बाद के क्रम जो हैं एक समान होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो है वह हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा एटीपी ऊर्जा खर्च करके ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलता है। फिर इसका समावीकरण होता है जिससे फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है। फिर एटीपी की ऊर्जा खर्च होती है और यह फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में बदल जाता है। ठीक है, तब यहाँ आप देख रहे हैं कि अब जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट बदल गया है ऊर्जा खर्च करके फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे 6 कार्बन का जो ग्रुप फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट था अब यह 2 भागों में टूट गया है। 3 कार्बन का आप देख रहे हैं, एक है आपका ट्रायोज फास्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, यह ट्रायोज फास्फेट है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। और आप देख रहे हैं यह परिवर्तन हो रहा है ट्रायोज फास्फेट डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ट्रायोज फास्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है वह बदल जाता है, कुछ इसके पार्ट जो हैं वह ट्रायोज फास्फेट डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में बदल जाते हैं, जबकि कुछ पार्ट जो हैं वे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वह 2 और ट्रायोज फास्फेट में बदलता है और बनता है 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल, 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल। यह कैसे परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे NAD प्लस जो है वह NADH प्लस H प्लस में बदलता है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बदल जाता है
1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल में यह कैसे बदलता है, जब NAD प्लस NADH और प्लस H प्लस में बदलता है। ठीक है, उसके बाद यह जो 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल बना है, यह पुनः जो है अब यहाँ पर ऊर्जा पैदा होगी, यहाँ पे ऊर्जा खर्च नहीं होगी। अब आप देखें ADP जो है ATP में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, और जो है बन जाता है आपका फास्फोग्लिसरिक अम्ल, फास्फोग्लिस अम्ल बन जाता है। ठीक है, फास्फोग्लिस अम्ल बन जाता है, फिर यह बदल जाता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल में। ठीक है, फास्फोग्लिस अम्ल बनता है, फिर यह बदलता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु में। फिर यहाँ पे एक जल का अणु जो है अटैच होता है इससे, और जल का अणु बाहर निकलता है और फास्फोइनाल पाइरुवेट के 2 अणु बनते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऊर्जा खर्च, ठीक है, ऊर्जा पैदा होती है, यहाँ पे ADP जो ATP में बदलता है, और यह 2 अणु फास्फोइनाल पाइरुवेट के 2 अणु पाइरुविक अम्ल में बदल जाते हैं। तो इस तरह से ग्लूकोज जो है वह पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, तो कैसे कैसे कौन सा क्रम हुआ इसको आप ध्यान से देखें। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वह हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा फास्फरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाते हैं। ठीक है, यह ग्लूकोज का फास्फरीकृत रूप जो है वह समायवीकरण द्वारा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के उपापचय के बाद के क्रम एक समान होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरण जो हैं चित्र में दिखाए गए हैं। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में 10 श्रृंखलाबंध अभिक्रियाओं में विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण होता है। ठीक है, यह ग्लाइकोलिसिस जो है वह 10 श्रृंखलाबंध अभिक्रिया है। ग्लाइकोलिसिस जो है वह 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया है, जिसमें विभिन्न एंजाइम जो हैं वर्क करते हैं और ग्लूकोज को पाइरुवेट में बदला जाता है। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरणों के अध्ययन के दौरान, ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरणों के अध्ययन के दौरान उन चरणों पर ध्यान दें जिनमें एटीपी का उपयोग, एटीपी ऊर्जा का उपयोग होता है अथवा संश्लेषण होता है। इस मामले में NADH प्लस H प्लस होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि ग्लाइकोलिसिस के चरण में 2 जगह पर एटीपी ऊर्जा का उपयोग हुआ था। जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदला था उस समय जो है एटीपी ऊर्जा का उपयोग हुआ था। ग्लूकोज 6 फास्फेट बदलने पर एटीपी ऊर्जा का उपयोग हुआ। फ्रक्टोज 6 फास्फेट जब फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में बदला था तब एटीपी ऊर्जा का उपयोग हुआ था। और एटीपी कब उत्पन्न हुई थी, तो आप देख रहे हैं कि 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक जब बदला था 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में, फास्फोग्लिस अम्ल में, तब जो है यहाँ पे एडीपी जो है एटीपी में बदला है, ऊर्जा उत्पन्न हुई है। और आप लास्ट में देख रहे हैं कि फास्फोइनाल पाइरुवेट जब पाइरुविक में बदला है तब जो है एडीपी से एटीपी उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि एटीपी जो है ग्लाइकोलिसिस में 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया में विभिन्न एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण होता है। और ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरण के अध्ययन के दौरान उन चरणों पर आपने ध्यान दिया कि जिनमें एटीपी का उपयोग अर्थात एटीपी ऊर्जा का उपयोग हुआ अथवा निर्माण हुआ। इस मामले में आपने NADH प्लस H प्लस भी होता है। एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। ठीक है, तो जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जो एनर्जी कॉइन है, इसका उपयोग जो है 2 चरणों में होता है। एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। पहले चरण में जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन होता है। ठीक है, जब ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन होता है तब जो है एटीपी ऊर्जा का उपयोग होता है। जबकि दूसरे चरण वे होते हैं जिसमें फ्रक्टोज 6 फास्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इन 2 जगहों पर एटीपी ऊर्जा का उपयोग होता है। कब? जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलता है और जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में परिवर्तित होता है। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट टूटकर, यह जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बना है यह टूटकर डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट तथा 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है। तो फ्रक्टोज 1,6 जो बिसफास्फेट है यह टूट जाता है और टूटने के बाद
यह डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है। जब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरेट में परिवर्तन होता है तो NAD+ से NADH प्लस H प्लस का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब जो है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरेट में परिवर्तन होता है तो उस समय NAD+ से NADH प्लस H प्लस का निर्माण होता है। ठीक है, यह आपको फिगर में बताया गया। PgAl अर्थात 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, PgAl 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में दो समान अपचयोपचय अर्थात रिडॉक्स, दो हाइड्रोजन अणु पृथक होकर NAD की एक अणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन अणु जो हैं दो अणु अलग होकर NADA के एक अणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। PgAl ऑक्सीकृत होकर अकार्बनिक फास्फेट से मिलकर BPPGA में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जो PgAl है वह ऑक्सीकृत हो जाता है और अकार्बनिक फास्फेट से मिलकर BPGA में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, DPGA का 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तन ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो जब DPGA का 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का उपयोग ATP निर्माण में किया जाता है। ठीक है, PEP फास्फोइनाल पायरुवेट, PEP का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन के दौरान भी ATP का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब PEP पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है तो इस समय भी ATP का निर्माण होता है। क्या तुम यह गणना कर सकते हो कि एक अणु से कितने ATP के अणुओं का प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण होता है? ठीक है, तो यह आपको बताया जाएगा। पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद है। ठीक है, तो जो पायरुविक अम्ल है वह ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद है जो ग्लूकोज से बनता है। पायरुवेट का उपापचयी भविष्य क्या है? ठीक है, तो यह जो पायरुवेट है इसका उपापचयी भविष्य क्या है? तो यह कोशिकीय आवश्यकता पर निर्भर है। ठीक है, पायरुवेट का जो उपापचयी भविष्य है यह कोशिकीय आवश्यकताओं पर निर्भर होती है। यहाँ 3 प्रमुख तरीके हैं। ठीक है, पायरुवेट का उपचयी भविष्य क्या है? तो यह कोशिकीय आवश्यकता पर निर्भर है। यहाँ 3 प्रमुख तरीके हैं जिसमें विभिन्न कोशिकाएं ग्लाइकोलिसिस द्वारा उत्पन्न पायरुविक अम्ल का उपयोग करती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 प्रमुख तरीके हैं जिसमें विभिन्न कोशिकाएं जो हैं ग्लाइकोलिसिस के द्वारा जो उत्पन्न पायरुविक अम्ल है उसका उपयोग करती हैं। ए लैक्टिक अम्ल किण्डवन, एल्कोहलिक किण्डवन और ऑक्सीसांस है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा जो पायरुविक अम्ल है उसका उपयोग जो है 3 प्रमुख तरीकों में होता है। पहला तरीका है लैक्टिक अम्ल का किण्डवन, दूसरा एल्कोहलिक किण्डवन और तीसरा है ऑक्सीसांस। अधिकांश प्रोकैरियोट तथा एक कोशिका यूकैरियोट में किण्डवन अनाक्सी परिस्थितियों में होता है। ठीक है, तो अधिकांश जो प्रोकैरियोट हैं तथा एक कोशिका के जो यूकैरियोट हैं उसमें किण्डवन जो है अनाक्सी परिस्थिति में होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने हेतु जीवधारियों में क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जो जल बनने हेतु जीवधारियों में क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है जिसे ऑक्सीशोषण या सांस कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अधिकांश प्रोकैरियोट तथा एक कोशिका यूकैरियोट में किण्डवन जो है वह अनाक्सी परिस्थिति में होता है, जबकि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनने हेतु जीवधारियों में क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। और यह क्रेब्स चक्र जो है जिसे ऑक्सीशोषण या सांस कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था ग्लाइकोलिसिस के बारे में।
थैंक यू।